हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉश स्टडी। इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वाटर रिसोर्सेज। वाटर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट कंसीडर किया जाता है फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये लाइफ को सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम अर्थ पर वाटर के बगैर लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। वाटर जो कि एक फाइनाइट और लिमिटेड रिसोर्स है, तो यहाँ पर ज़रूरत है इस रिसोर्स को प्रॉपरली मैनेज करने की, प्रॉपरली यूज़ करने की। बिकॉज़ कुछ लोग या कुछ कम्युनिटीज़ या कुछ कंट्रीज़ अपनी नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे लोगों के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर देते हैं और वो काफ़ी हार्म पहुँचाते हैं टू दीज़ रिसोर्सेज़। देखो, ह्यूमन बीइंग की नीड को सैटिस्फाई करने के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, बट किसी की ग्रीड को, किसी के लालच को सैटिस्फाई करने के लिए सारी दुनिया के रिसोर्सेज भी कम पड़ जाते हैं। और इसको मैं एक बहुत ही फेमस कोट से यहाँ पर अपने इमोशंस को बयान करना चाहूंगा। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबडीज ग्रीड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। वाटर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल एंड एसेंशियल रिसोर्स कंसीडर किया जाता है फॉर द सर्वाइवल, और वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर द लाइफ। बट वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज के प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग बाय 2025 अबाउट 2 मिलियन पीपल, यानी कि 200 करोड़ लोगों के आसपास फेस कर रहे होंगे एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी अराउंड द होल वर्ल्ड। वैसे अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो है 2.5%, और ये फ्रेश वाटर हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। और अगर हम इसके साथ साथ यहाँ पर बात करें वाटर क्वालिटी की, तो इंडिया वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 कंट्रीज की लिस्ट में बहुत नीचे आता है। इंडिया की रैंक 122 कंट्रीज में से है 120, जो कि मैं कहूंगा कि ये रैंक एक बहुत ज्यादा खराब रैंक है फॉर वाटर क्वालिटी। और इस वाटर क्वालिटी की वजह से हमें फेस करनी पड़ रही है वाटर स्कैर्सिटी। इंडिया को देखो तो इंडिया कंसीडर किया जाता है एज द लैंड ऑफ रिवर्स, और इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बड़े रिवर्स बह रहे हैं, सच एज गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सतलज, ब्यास, रावी एंड अ लॉट ऑफ वेरियस रिवर्स। तो इसके बाद भी हम फेस कर रहे हैं एक्सट्रीम रिस्क ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। तो डेफिनेटली इसके पीछे कुछ और रीजंस भी रोल प्ले कर रहे हैं, और वो रीजंस हैं इम्प्रॉपर मैनेजमेंट एंड कंप्लीट इग्नोरेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। और मैं अगर पार्टिकुलरली बात करूं तो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर के पीछे जो रीजंस या जो कॉजेज मेन रोल प्ले कर रहे हैं वो है वाटर का एक्सप्लॉइटेशन इन डोमेस्टिक यूज, इन इंडस्ट्रियल यूज, ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल की वजह से भी बहुत सारा पानी पीने के लायक नहीं रहता, कंज्यूमेबल नहीं रहता। या फिर अगर हम नेचुरल कॉजेज की बात करें तो जैसे कि ड्रॉट। बट यहाँ पर यह बात भी अंडरलाइन किए जाने लायक रही कि ड्रॉट और फ्लड्स ये बाई प्रोडक्ट्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज का। जो ह्यूमन एक्टिविटीज इंसान कर रहा है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, वो एनवायरमेंट को, नेचर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही हैं। बट अगर हम प्रेजेंट में देखें, जहां लॉकडाउन की वजह से काफी नुकसान हुआ, काफी कुछ लोगों को फेस करना पड़ा है, वहां पर इस लॉकडाउन की वजह से नेचर को काफी रिलैक्स मिला है और ओजोन होल जो था वो भी काफी हद तक भर चुका है। बट यहाँ पर हमको इस टाइम बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है अपने नेचुरल रिसोर्सेज की, और उनको प्रॉपरली मैनेज करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने की। बिकॉज अगर वाटर रिसोर्सेज हैं तभी हम इंश्योर कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी को और लाइवलीहुड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को, और वाटर डिग्रेडेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रॉपर मैनेजमेंट। तो अगर हम यहाँ पर बात करें वाटर कंजर्वेशन की हिस्ट्री की, तो इंडिया में इन एंशियंट टाइम, मिडिवल टाइम एंड इन मॉडर्न टाइम वाटर को कंजर्व करने के लिए वेरियस टाइप्स की टेक्निक्स डिप्लॉय इंडिया करता रहा है, और हम एंशियंट टाइम से ही सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स डेवलप करते रहे हैं, सच एज डैम, रिजर्वायर्स, लेक्स, एम्बैंकमेंट्स, कैनाल्स टू फ्लरिश द इरिगेशन। और ये ट्रेडिशन हमने बाकी रखा है मॉडर्न इंडिया में भी, डैम्स को बिल्ड करने का ऑन द रिवर बेसिन्स।
और अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ पुराने लेक्स की, रिजर्वायर्स की जो कि बनवाए गए थे, तो इसमें से दो बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर्स मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। और ये हैं हौज खास, जो कि दिल्ली का एक फेमस एरिया है। बट इन एक्चुअल ये एक लेक है जो कि बिल्ड कराया गया था बाई अलाउद्दीन खिलजी इन 14th सेंचुरी। और दूसरा स्ट्रक्चर या रिजर्वायर ये है भोपाल लेक, जो कि बिल्ड कराया गया था इन 11th सेंचुरी बाई राजा भोज। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डैम्स के बारे में, कि डैम्स क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या हैं, टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ये जो डैम्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? डैम्स एक बैरियर का, एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं इन द फ्लो ऑफ वाटर। और ये वाटर के फ्लो को धीमा करते हैं, उसको रिटार्ड करते हैं। और ये इस ऑब्स्ट्रक्शन के, इस बैरियर के एक तरफ बनाते हैं रिजर्वायर ऑफ वाटर, जिसको आप लेक या इंपाउंडमेंट भी कह सकते हैं, जिसको मैं आपको समझाना चाहूंगा इस पिक्चर के थ्रू, जहां पर एक बैरियर क्रिएट किया गया है इन द फ्लो ऑफ वाटर। और ये बैरियर बेसिकली क्या काम करता है? ये यहां पर आप जैसा कि पीछे की तरफ देख सकते हैं, वाटर का एक रिजर्वायर क्रिएट कर देता है। और ये जो बैरियर है इसको रेगुलेट किया जाता है थ्रू हाइड्रोलिक डोर्स, और इन डोर्स के ही थ्रू डैम का फ्लो कंट्रोल किया जाता है। तो यहां पर हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कर लेते हैं, बिकॉज यहां पर हम यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। यानी कि जब हम वाटर को इतनी ऊंचाई से गिराते हैं तो ये अपने साथ पोटेंशियल एनर्जी कैरी करता है, और हम यहां नीचे फिट कर देते हैं टरबाइंस, जो कि कनेक्टेड होते हैं जनरेटर से। और ये जनरेटर क्रिएट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम यूज करते हैं फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूज। इसीलिए जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डैम्स को कहा था, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये जो डैम्स होते हैं इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और मटेरियल, और दूसरा इनका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। तो अगर हम यहाँ पर बात करें स्ट्रक्चर और मटेरियल की बेसिस पर, तो डैम्स होते हैं टिम्बर और एम्बैंकमेंट और मेसनरी टाइप। और अगर हम बात करें हाइट बेस्ड डैम की, तो यहाँ पर 3 टाइप्स के डैम्स क्रिएट किए जाते हैं, और ये होते हैं हाई हेड डैम, यानी कि बहुत ऊंचे डैम। फिर मीडियम हेड डैम, यानी कि जिनकी हाइट मीडियम होती है। और लो हेड डैम, यानी कि इनकी हाइट काफी कम रखी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पर्पज ऑफ डैम की, कि डैम किस लिए बनाए जाते हैं, डैम के यूजेस क्या हैं, तो बेसिकली डैम्स बनाए जाते हैं इंपाउंड करने के लिए रिवर्स और रेन वाटर को। ये डैम का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्पज है कि यहाँ पर हम रिजर्वायर में स्टोर कर लेते हैं रिवर्स के और रेन वाटर को, जिसको कि हम बाद में यूज करते हैं टू इरिगेट द एग्रीकल्चरल फील्ड्स। और इसके थ्रू हम इंश्योर करते हैं फूड सिक्योरिटी को, लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को। फिर डैम का एक इंपॉर्टेंट यूज है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे बताया था कि डैम से हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करते हैं इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। डैम यहाँ पर रिजर्वायर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के साथ साथ काम करता है वाटर सप्लाई का भी, फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। और डैम यहाँ पर काफी हेल्प करता है फ्लड को कंट्रोल करने में। इसके साथ साथ डैम्स प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी फॉर द रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है डैम्स के थ्रू। डैम्स क्रिएट करने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आफ्टर ऑल ये एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, और ये यहाँ पर अपने साथ लाता है कुछ साइड इफेक्ट्स। सबसे पहले तो डैम यहाँ पर इफेक्ट करता है टू द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, और इससे जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट होती है। और डैम यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉज है पुअर सेडिमेंटेशन फ्लो का और एक्सेसिव सेडिमेंटेशन का, जिसकी वजह से जो रिजर्वायर होता है वो यहाँ पर रॉकियर स्टीमी बेड बना देता है। फिर जब कभी भी डैम्स क्रिएट किए जाते हैं अलोंग विद द फ्लड प्लेन्स, यानी कि वो एरिया जो रिवर को या किसी भी स्ट्रीम को लगकर होते हैं, और ये एरिया बहुत ही फर्टाइल कंसीडर किया जाता है।
बट जब डैम क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पर वाटर के एक रेगुलर जमाव की वजह से जो वेजिटेशन लैंड है उसका सॉइल टाइम के साथ डिकम्पोज करने लगता है और डैम्स इसके साथ साथ कॉज होते हैं फ्लड सिचुएशन का ड्यू टू द रिलीज ऑफ वाटर इन नियर बाई एरियाज ड्यू टू हैवी रेनफॉल। जैसा कि हम हर साल देखते हैं कि बिहार में जो बाढ़ आती है वो बेसिकली आती है ड्यू टू द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द साइड ऑफ नेपाल। जब नेपाल अपना पानी रिलीज करता है तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्रिएटिंग द फ्लडिंग सिचुएशन इन बिहार एंड असम एरियाज। फिर ये जो डैम्स होते हैं ये जब कभी भी बनाए जाते हैं, जहां पर भी बनाए जाते हैं, तो ये उस एरिया की जो इकोलॉजी होती है, जो उस एरिया का एनवायरनमेंट होता है, ये उसको भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वेरियस मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं सच एज नर्मदा बचाओ आंदोलन, टहरी डैम आंदोलन एंड वेरियस अदर्स। समटाइम्स ये प्रोटेस्ट होते हैं ऑन द प्रायोरिटी ऑफ वाटर के, जैसे कि साबरमती बेसिन एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द हायर प्रायोरिटी ऑफ वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज। बट यहाँ पर अगर हम फ्रैंकली बोलें तो डैम्स के क्रिएशन की वजह से जो फ्लड सिचुएशन क्रिएट होती है वो जिंदगी को काफी बार इम्पैक्ट करती है काफी हार्ड तरीके से, और इसकी वजह से सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन भी काफी देखने को मिलता है और कई बार तो लोगों को डैम्स की वजह से अपना लैंड भी देना पड़ता है और उससे उनका लाइवलीहुड भी अफेक्ट होता है ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अच्छा, तो डैम्स क्रिएट करने का एक साइड इफेक्ट हमें यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि अक्सर डैम्स जिस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जिस पर्पस को इनको सर्व करना होता है, ये अक्सर उस पर्पस को फुलफिल करने में नाकाम रहते हैं। जैसे कि इसकी एक एग्जाम्पल, डैम्स अक्सर क्रिएट किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं टू कंट्रोल द फ्लड्स, बट अक्सर डैम्स ही ट्रिगर करते हैं फ्लड को इन वेरियस एरियाज। फिर इसका एक और इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है? ये है एक्सट्रीम यूज ऑफ वाटर, जिसकी वजह से अर्थक्वेक भी आते हैं और बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस भी डैम्स की वजह से अक्सर फैल जाती हैं और पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट पर बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स डैम्स की वजह से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा कि हम डैम्स बनाएं या ना बनाएं, और अगर बनाना जरूरी है तो उसके लिए हमें उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा और उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, जो ह्यूमन लाइफ है, हमें यहाँ पर यह भी कोशिश करनी पड़ेगी कि वो उससे कम इफेक्ट हो, कम से कम प्रभावित हो, तभी जाकर हम डैम्स को कुछ यूजफुल बना सकते हैं और इनके अगेंस्ट उठने वाले जितने भी मूवमेंट्स हैं, प्रोटेस्ट हैं, उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या होता है और इससे रिलेटेड कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती हैं। बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ वाटर हम उन पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज और एक्टिविटीज को बोलते हैं जिनके थ्रू फ्रेश वाटर जैसे नेचुरल रिसोर्स को मैनेज किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है करंट और फ्यूचर डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वाटर को कंजर्व कर सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी इस रिसोर्स को भरपूर यूज कर पाएं। अच्छा, तो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड एक सवाल ये भी उठता है कि हम वाटर को कैसे कंजर्व करें, उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, हाउ टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। तो देखिए, हम यहाँ पर वाटर को कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस टेक्निक्स डिप्लॉय कर सकते हैं सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। वैसे वाटर को कंजर्व करने के लिए हम इन दो टेक्निक्स के अलावा और भी वेरियस टेक्निक्स डिप्लॉय कर सकते हैं, बट यहाँ पर अभी हम इन दोनों टेक्निक्स को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि यही आपके कोर्स में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बोला जाता है और ये प्रैक्टिस की जाती है इन राजस्थान, बंगाल, तमिलनाडु एंड वेरियस अदर स्टेट्स इन इंडिया। ये बेसिकली वहां पर प्रैक्टिस की जाती है जहां पर वाटर की बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है या फिर लोग काफी ज्यादा अवेयर हैं और वो वाटर को इसलिए कंजर्व करते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल,
जहां पर के लोग फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए इस टेक्निक को यूज करते हैं, या फिर एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में जैसे कि राजस्थान, ये जो बाड़मेर जैसलमेर के आसपास का एरिया है इन राजस्थान, यहाँ पर इस टेक्निक को काफी यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में एक बकायदा लीगल प्रोविजन है फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप जब यहाँ पर अपना घर बनाओगे तो आपको वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रोविजन करना पड़ेगा, अदरवाइज उसे वहां पर कंसीडर किया जाएगा एज अ लीगल वायलेशन। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बेसिकली होता क्या है, घर की छत पर एक टैंक बना दिया जाता है जहां पर बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है, और ये कनेक्ट होता है विद अ टैंक ऑन द ग्राउंड। और इस ग्राउंड टैंक से एक फर्दर अंडरग्राउंड टैंक कनेक्ट होता है जहां पर इस सारे वाटर को स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज, जहां पर हम किसी भी पंप को लगाकर इन फ्यूचर इस वाटर को अपने यूज में ले सकते हैं। तो ये जो इसका रूफटॉप वाला एरिया है इसको टंकाज भी बोला जाता है इन वेरियस एरियाज एंड इन वेरियस लैंग्वेजेस। फिर वाटर कंजर्वेशन के लिए दूसरी टेक्निक है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। ये एक तकरीबन 200 साल पुरानी टेक्निक है, और ये टेक्निक आपको देखने को मिल जाएगी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज मेघालय। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन में बेसिकली जो हिल टॉप है वहां से बैम्बू के थ्रू वाटर लाया जाता है टू द लोअर रीचेस, इसीलिए इसको बैम्बू ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है। तो बस इस लेक्चर का मैं एंड यहीं पर करना चाहूंगा, लेकिन इसके साथ मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि वाटर एक बहुत ही प्रीशियस क्वांटिटी है और इसको प्रॉपरली मैनेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि इसके एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके, और जो नियर फ्यूचर में इसकी स्कैरसिटी होने वाली है उस स्कैरसिटी को काफी हद तक कम किया जा सके। तो ये था इस पूरे टॉपिक का तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें विद योर फ्रेंड्स, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। नाउ आई एम सैयद साद।